सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एग्ज़ाम मंथन 24/7 को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सभी का अपने चैनल एग्ज़ाम मंथन 24/7 पर स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, मैं बिना बात करे आपको टॉपिक शुरू करता हूं, ठीक है। हम जो पढ़ रहे थे वर्ल्ड ज्योग्राफी कर रहे हैं, और उसमें हमने जो लास्ट लेक्चर किया है, लास्ट वीडियो में हमने एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल के बारे में जाना है। वायुमंडल किस तरह से बना, पृथ्वी पर वायुमंडल का निर्माण किस तरह से हुआ और कैसे बादलों का निर्माण होता है और किस तरह से रेनफॉल होती है, ये सब चीज़ों हम जान चुके हैं। इन चीज़ों पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज जो हमारी बारी है वो आज जानने की बारी है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना किस बेसिस पर हमने की है, डिवाइड किया है। देखिए, जैसे हमने वायुमंडल को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिमंडल, जिन्हें इंग्लिश में हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आयनोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। तो ऐसी क्या विशेषताएं हैं जो हमने इन्हें 5 पार्ट्स में ही डिवाइड किया? हो सकता है ये 2 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते थे, लेकिन हमने इन्हें 5 में क्यों डिवाइड किया? क्योंकि ये इनकी एक खुद की अलग विशेषता है। जैसे मैं अब ट्रोपोस्फेयर की बात करूं तो इसकी अलग प्रॉपर्टी है, यहाँ पर अलग घटनाएं होती हैं समताप मंडल में, मीजोस्फेयर में अलग घटनाएं होती हैं, कुछ अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसी बेसिस पर हमने जो ये वायुमंडल है, इस वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर को हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो चलिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्षोभ मंडल के साथ। मैं अगर आपको ये पृथ्वी, मैंने माना पृथ्वी के ऊपर बढ़ती हुई क्रम में ये हाइट है। देखिए, ये परतें जो होंगी, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, ये पृथ्वी से बढ़ते हुए क्रम में ही है। ये सतह के पास वाली जो होगी ये क्षोभ मंडल, उससे ऊपर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर एक्सोस्फीयर यानी बहिर्मंडल होगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ लिया, ये मैंने इक्वेटर ले लिया, ठीक है। इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा, ये आपकी भूमध्य रेखा के ऊपर की बात है और ये पोल्स के ऊपर की। अब हम ऊंचाई के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। तो मैंने जो अब यहाँ एक चीज़ बताई थी आपको पिछली वीडियो में, ये अगर ये हमारी अर्थ है और ये इक्वेटर है, आप सभी जानते हैं इक्वेटर के लगभग नज़दीक सूर्य की किरणें साल भर सीधी पड़ती हैं। इसी वजह से जो यहाँ का टेम्परेचर है वो टेम्परेचर रहता है हाई। कैसा रहता है? टेम्परेचर हाई। और इसी वजह से जो यहाँ का प्रेशर है वो प्रेशर हो जाता है लो। और प्रेशर लो क्यों होता है मैंने आपको बताया था। जैसे मैंने माना यहाँ पर कोई निश्चित मात्रा में वायु है, ठीक है, यहाँ सूर्य किरणें पड़ी, तो क्या होगा? ये वायु गर्म होगी तो ये वायु फैलना शुरू कर देगी। वायु की मात्रा निश्चित होगी, ये फैल जाएगी। जब ये फैलेगी तो यहाँ जगह कम होगी, एक निश्चित स्थान पर इसका प्रेशर कम हो जाएगा। पहले मान लो ज़्यादा वायु, इतनी वायु थी यहाँ पर और वो गर्म होकर फैल गई, तो यहाँ पर वायु की मात्रा कम रह गई, तो प्रेशर भी यहाँ पर कैसा हो जाएगा? कम। इसी वजह से ओपन सिस्टम में टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर। जितना यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतना ही प्रेशर यहाँ पर कम होगा। तो इसी चीज़ को हम जानते हुए आगे बढ़ाएं तो जो पोल्स हैं, पोल्स पर टेम्परेचर जो है वो कम होता है भूमध्य रेखा की अपेक्षा, क्योंकि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें साल भर सीधे पड़ती हैं और यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और इसी कारण यहाँ का प्रेशर भी कम होता है। जब सूर्य किरणें पोल्स इक्वेटर पर पड़ेंगी यानी भूमध्य रेखा पर पड़ेंगी तो यहाँ की वायु गर्म होगी और गर्म होकर ऊपर उठेगी और एक्सपेंड करेगी। जब एक्सपेंड करेगी तो जो क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई पोल इस पे इक्वेटर पे ज़्यादा होगी, ठीक है। पोल्स पर जो हवा होगी वो ठंडी होगी और वो एक्सपेंड कम करेगी। इसी वजह से यहाँ पर वायु का घनत्व जो होगा वो ज़्यादा होगा और इसकी ऊंचाई जो क्षोभ मंडल की यहाँ पर कम होगी, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो इक्वेटर पर होगी 18 किलोमीटर लगभग, और अगर पोल्स की बात करें तो ये होगी 8 किलोमीटर। देखिए, क्षोभ मंडल जो है इसमें सभी मौसमी घटनाएं होती हैं, यानी आंधी, तूफान, वर्षा वगैरह जो आती हैं वो सब इसी क्षोभ मंडल में आती हैं। और वो क्यों आती हैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। देखिए, एक चीज़ है थर्मल लैप्स रेट। मैं एक वर्ड बता दूं आपको जिसका नाम है थर्मल लैप्स रेट। इसे अगर हिंदी में बोलें तो ये है आपका तापीय ह्रास दर, ठीक है। तापीय ह्रास दर क्या है? देखिए, तापीय ह्रास दर होती है 2 प्रकार की, एक पॉजिटिव लैप्स रेट, एक नेगेटिव लैप्स रेट। देखिए, पॉजिटिव लैप्स रेट जो है और नेगेटिव लैप्स रेट, इसमें अंतर क्या है? अगर ऊंचाई बढ़ रही है, अगर ऊंचाई यानी कि हाइट बढ़ रही है और टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो वो होगी आपकी पॉजिटिव लैप्स रेट यानी धनात्मक तापीय ह्रास दर। अगर ऊंचाई बढ़ रही है
और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है तो वो होगी आपकी नेगेटिव लैप्स रेट। इसे आप नॉर्मल लैप्स रेट भी बोल सकते हैं। जो नेगेटिव पॉजिटिव लैप्स रेट है इसे आप नॉर्मल लैप्स रेट भी बोल सकते हैं। अब ऐसा क्या होता है, देखिए ऐसा जो होता है नॉर्मल लैप्स रेट वाली कंडीशन जो है, जब अगर ऊंचाई बढ़ेगी तो टेम्परेचर कम होगा, ये होता है आपका क्षोभ मंडल में। ये घटना क्यों होती है इसके बारे में आपको बता दूं। देखिए ये हमारी अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ आप सभी को मैंने पिछली वीडियो में बताया था वायुमंडल पाया जाता है। तो वायुमंडल पृथ्वी के चारों तरफ इसकी ग्रेविटी के कारण टिका हुआ है। तो इसकी ग्रेविटी, अर्थ की जो ग्रेविटी होगी वो अर्थ की सरफेस के पास ज़्यादा होगी और अर्थ से दूर होगी कम। तो इसी वजह से ग्रेविटी के कारण पृथ्वी के समीप ज़्यादा वायु इकट्ठी होगी और जितनी दूर हम चलते चले जाएंगे, मान लो इतनी दूर हम चलते चले गए, यहाँ पर वायु की डेंसिटी कम होती चलेगी, यानी वायु की मात्रा कम होती चली जाएगी। तो इसी कारण जब सूर्य का ताप दिन में यहाँ पर पड़ता है, जब सूर्य की यहाँ पर किरणें पड़ेंगी तो ये पृथ्वी गर्म होगी, ठीक है। और जब रात होगी तो ये एनर्जी रिलीज करेगी पृथ्वी, तो यहाँ पर जब ये एनर्जी रिलीज करेगी तो ये वायु यहाँ पर गर्म होगी। चूंकि ये वायु जो है यहाँ पर सघन मात्रा में, यानी डेंसिटी इसकी ज़्यादा है, यहाँ पर अधिक मात्रा में है, तो यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ वायु की मात्रा अधिक है, कण अधिक पास पास होंगे, जिसके कारण ऊर्जा स्थानांतरण जो होगा, एनर्जी जो ट्रांसफर होगा वो आसानी से यहाँ हो सकेगा। और इसी कारण जो पृथ्वी के समीप जो यहाँ पर वायुमंडल है ये गर्म होगा और यहाँ जितनी दूर वायुमंडल होगा ये कम गर्म होगा, क्योंकि यहाँ पर जो वायु के कण हैं वो दूर दूर फैले हुए हैं, यहाँ डेंसिटी कम है, इस वजह से यहाँ पर टेम्परेचर कम होगा। तो जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर टेम्परेचर अधिक होगा और जैसे जैसे हम पृथ्वी से दूर होते जाएंगे यहाँ पर टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। तो ये होगी आपकी पॉजिटिव लैप्स रेट। पॉजिटिव लैप्स रेट है क्या? पॉजिटिव लैप्स रेट का काम क्या है? जैसे मान लो यहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं पृथ्वी पर और यहाँ पर कोई वाटर बॉडी है, यहाँ वाटर बॉडी है, तो यहाँ होगा क्या, इसका वाष्पीकरण होगा और नमी वायु के द्वारा ऊपर आसमान में उठेगी और जैसे जैसे ये नमी ऊपर उठती चली जाएगी वायु के साथ साथ तो इसका टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। मैंने जैसा आपको बताया कि यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा और यहाँ पर टेम्परेचर कम, तो जैसे जैसे ये नमी ऊपर की तरफ जाएगी और यहाँ पर टेम्परेचर कम होता चला जाएगा, ऊपर ये नमी जाकर धूल कण यानी डस्ट पार्टिकल्स के साथ यहाँ पर बादलों का निर्माण करेगी और इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? संघनन। जब गर्म वायु की बूंदें ठंडी होकर वाटर ड्रॉप्स में बदलती हैं तो इसे हम बोलते हैं संघनन। यहाँ संघनन की क्रिया अधिक होती चली जाएगी जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी और इस हाइट बढ़ने के कारण जब संघनन क्रिया अधिक होगी तो एक समय ऐसा आएगा कि ये जो जलवाष्प है ये वाटर ड्रॉप्स में बदल जाएगा और ये बादल इसे रोक नहीं पाएंगे और नीचे बरसात करा देंगे, ठीक है। तो ये हो गई पॉजिटिव लैप्स रेट। पॉजिटिव लैप्स रेट के कारण ही बरसात होती है। यहाँ पर बरसात क्यों होती है? क्योंकि जब ऊपर वायु उठती है तो जलवाष्प धीरे धीरे वाटर ड्रॉप्स में चेंज होती है और वाटर ड्रॉप्स में चेंज होने के साथ साथ एक समय ऐसा आता है कि ये जो क्लाउड्स हैं ये इस वाटर ड्रॉप्स को यानी जलवाष्प को रोक नहीं पाते और बरसात हो जाती है। लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ता होता, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता जाता तो संघनन की क्रिया नहीं होती और इसी कारण यहाँ पर बरसात भी नहीं हो पाती। तो ये क्षोभ मंडल की जो घटना है, बारिश की जो घटना होगी इस क्षोभ मंडल में होगी और हमने क्षोभ मंडल को जो डिसाइड किया है 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक, वो किस बेस पर डिसाइड किया है? जहाँ पर संघनन की क्रिया बंद हो जाती है। जिस स्थान पर संघनन की क्रिया होनी बंद हो जाती है यानी कंडेंसेशन की क्रिया बंद हो जाती है उसी स्थान को हमने क्षोभ मंडल का अंतिम सीमा मान ली है, यानी इसे हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर क्षोभ मंडल आपका यहाँ पर समाप्त हो गया। तो क्षोभ मंडल की क्या खासियत है? इसमें सभी मौसमी घटनाएं होती हैं और इसी ऊपर वाली परत को जहाँ पर क्षोभ मंडल समाप्त होता है इसे बोलते हैं ट्रोपोपोज। क्या बोलते हैं? ट्रोपोपोज। अगर इसे हिंदी में बात करें तो इसे बोलेंगे हम क्षोभ सीमा, ठीक है। इससे ऊपर क्षोभ मंडल नहीं पाया जाएगा। क्षोभ मंडल कहाँ पाया जाएगा? क्षोभ मंडल सिर्फ इसी ऊंचाई तक पाया जाएगा। इसकी खासियत क्या है कि यहाँ पर संघनन की क्रिया होती है और बरसात होती है। बात हुई है क्षोभ मंडल की और इसकी हाइट मैं 18 किलोमीटर बता चुका हूँ इक्वेटर पे और इसकी पोल्स पर जो हाइट होगी वो होगी 8 किलोमीटर, ठीक है। अब बात करते हैं हम स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल। समताप मंडल की जो ऊंचाई है वो 50 किलोमीटर तक है। कहाँ तक? 50 किलोमीटर। और कहाँ से? पोल्स इस इक्वेटर पर 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक। तो इसकी खासियत क्या है? इस
समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर में नेगेटिव लैप्स रेट पाई जाती है। नेगेटिव लैप्स रेट की बात करें तो नेगेटिव लैप्स रेट का मतलब ये है जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ पर कंडेंसेशन की क्रिया नहीं होगी, और कंडेंसेशन की क्रिया नहीं होगी तो यहाँ पर बरसात भी नहीं होगी। इसका मतलब क्या है, इसका टेम्परेचर, समताप मंडल का टेम्परेचर जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा, यानी कि हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। ये जो आपकी होगी वो होगी नेगेटिव लैप्स रेट यानी ऋणात्मक तापीय ह्रास दर। अब इस समताप मंडल की एक खासियत है, यहाँ पर देखिए मैंने बताया था आपको जब संघनन की क्रिया नहीं होगी तो संघनन की क्रिया ना होने के कारण ही, जब यहाँ पर संघनन की क्रिया नहीं होगी तो यहाँ पर बादलों का निर्माण नहीं होगा। बादलों का निर्माण नहीं होगा तो यहाँ पर मौसम साफ होगा, इसी कारण यहाँ पर हवाई जहाज जो बोलते हैं हम, हवाई जहाज यानी एरोप्लेन, ये इसे उड़ाने के लिए एक अच्छी जगह है। ठीक है, तो हवाई जहाज कहाँ पर उड़ाए जाते हैं, वो आपका जवाब होगा समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर में। अब इसी समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर में 18 किलोमीटर से लेकर 22 किलोमीटर तक एक गैस पाई जाती है, एक गैस की परत पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं ओजोन। क्या बोलते हैं हम, ओजोन। ओजोन गैस की परत का काम क्या है, जो सूर्य की हानिकारक यूवी रेज यानी अल्ट्रावायलेट रेज, जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं यूवी रेज और हिंदी में बोले तो पराबैंगनी किरणें, इन पराबैंगनी किरणों को ये पृथ्वी तक आने नहीं देती है। इन पराबैंगनी किरणों का क्या नुकसान है, जब ये किरणें पृथ्वी पर आएंगी तो ये पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ाएंगी और मानवों में यानी मनुष्य में ये स्किन कैंसर भी कर सकती है। ठीक है, तो इस ओजोन परत का काम क्या है, इन यूवी रेज को नीचे आने से रोकना। जब ओजोन लेयर पर सूर्य की यूवी रेज आकर गिरेंगी, ओजोन लेयर पर सूर्य की यूवी रेज आकर गिरेंगी तो यहाँ का टेम्परेचर ये इन्हें एब्जॉर्ब करेगी। जब ओजोन परत इस यूवी रेज को एब्जॉर्ब करेगी तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा, इसी कारण यहाँ का टेम्परेचर भी हाई होगा। ठीक है, क्यों होगा इसका टेम्परेचर हाई, आपको अब इसका पता चल गया। ठीक है, तो इसी कारण यहाँ का टेम्परेचर हाई होगा और यहाँ पर कंडेंसेशन की क्रिया नहीं होगी और यहाँ पर भी कोई मौसमी घटना नहीं होगी। ठीक है, तो ये बात हुई इस ओजोन किरण की। देखिए ओजोन के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लें तो ओजोन परत जो है वो हमारी यूवी रेज से रक्षा करती है। और आपको पता होना चाहिए, एक वैज्ञानिक थे फोरमैन, क्या नाम था उनका, फोरमैन। फोरमैन ने सबसे पहले 1984 ईस्वी में अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन क्षरण देखा था, यानी ओजोन के छिद्र देखा था। ओजोन छिद्र जो था यानी जो ओजोन परत है यहाँ इसका डिप्लेशन हो रहा है यानी कि इसका क्षरण हो रहा है, उसे पहली बार किसने देखा था, तो वैज्ञानिक नाम था फोरमैन। अगर सन पूछे तो 1984, किस महाद्वीप पर, तो अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर ओजोन छिद्र पहली बार इसने देखा। देखिए ओजोन का निर्माण कैसे होता है, वायुमंडल में ऑक्सीजन पाई जाती है, जब ऑक्सीजन पर, देखिए ऑक्सीजन पर सन की लाइट पड़ती है, यूवी रेज पड़ती हैं तो ये टूट जाती है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स में। अब ये मॉलिक्यूल किसी दूसरे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, यानी देखिए यहाँ पर एक ऑक्सीजन होगी, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। ठीक है, जब ये मिलेंगे, ये रिएक्शन करेंगे तो आपका ये बनेगा O3, इसी से ओजोन का निर्माण होगा। ये O किसी O2 के साथ मिलेगा तो ये बन जाएगी फिर O3। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर ओजोन का निर्माण होता है, इसे ही हम बोलते हैं चैंपमैन साइकिल। क्या बोलते हैं, चैंपमैन साइकिल, चैंपेन चक्र बोलते हैं इसे। ठीक है, चैंपेन चक्र क्या बताता है कि यहाँ पर अपने आप ही ओजोन परत का निर्माण होता है, किसकी सहायता से, ऑक्सीजन की सहायता से और सूर्य की किरणें या फिर यूवी रेज की सहायता से। तो इसमें अगर आपसे पूछे कि यूवी रेज यानी ओजोन, जब ओजोन गैस की जो लेयर है वो कहाँ पाई जाती है, तो आपका जवाब होगा स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल। अब चलते हैं हम मीजोस्फीयर की तरफ। मीजोस्फीयर में क्या है, मीजोस्फीयर की हाइट जो है वो लगभग 80 किलोमीटर तक है। कहाँ तक है, 80 किलोमीटर तक। कहाँ से कहाँ तक, देखिए 50 किलोमीटर तक तो हम पहुँच चुके हैं यहाँ आपके समताप मंडल तक। 50 से आपकी 80 यानी 50 to 80 जो होगी आपकी, वो होगी मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर जो है वो इसकी सबसे ठंडी परत है, इन परतों की सबसे ठंडी परत। सबसे ठंडी परत क्यों होगी, देखिए ना तो यहाँ पर कोई भी क्लाउड पाए जाएंगे, ना फिर यहाँ पर इतनी घनत्व में गैसेस होंगी जितनी यहाँ पर है क्षोभ मंडल में। ठीक है,
और ना ही यहाँ पर कोई ओजोन, जैसे यहाँ पर ओजोन ने यूवी रेज को एब्जॉर्ब किया था और इससे टेम्परेचर बढ़ा था, यहाँ पर ना ही कोई वो है परत। तो इसी कारण यहाँ पर जो सूर्य किरणें आएंगी वो सीधे निकल जाएंगी, और जो यहाँ पर इस पृथ्वी का पार्थिव विकिरण यानी पृथ्वी से जो रात को ऊष्मा उत्सर्जित होगी वो आएगी, तो वो भी इसे सीधे ही पार कर जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई भी एनर्जी यहाँ पर रुक नहीं पाएगी। इसी कारण ये जो परत है ये सबसे ठंडी होती है और 50 से 80 किलोमीटर इसकी हाइट है। ठीक है, मीजोस्फीयर यानी कि मध्य मंडल। अब बात करें आयनोस्फीयर यानी आयन मंडल की, तो देखिए आयन मंडल क्या है। यहाँ पर गैसेस आयनीकरण अवस्था में पाई जाती हैं। जैसे मान लो CO2 है, तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के अलग अलग पॉजिटिव धनात्मक पाए जाएंगे। ठीक है, पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, इन आयनों की वजह से यहाँ पर रेडियो वेव्स आसानी से ट्रेवल कर सकती हैं। यहाँ पर रेडियो वेव्स आसानी से ट्रेवल करेंगी, तो यहाँ पर इसी परत में यानी आयन मंडल में रेडियो स्टेशंस स्थापित किए जाते हैं। कौन से? रेडियो स्टेशंस। ठीक है, और ये आसानी से यहाँ पर रेडियो वेव्स ट्रेवल कर सकती हैं, तो इसी वजह से इसी परत में रेडियो स्टेशंस स्थापित किए जाते हैं। देखिए यहाँ पर जो गैसें हैं वो आयनों के रूप में पाई जाती हैं। ठीक है, इसी कारण आपको मैंने एक वीडियो में जब सूर्य पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था सोलर फ्लेयर। सोलर फ्लेयर क्या है? सूर्य से इलेक्ट्रॉन्स का उठने वाला तूफान है जो सूर्य के ग्रेविटेशन एरिया को छोड़कर बाहर निकल जाता है, और वो जब आकर पृथ्वी पर टकराता है तो वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो उसी मैंने बताई थी आपको, जब वहाँ पर वो लाइट इफेक्ट क्रिएट करता है, तो लाइट इफेक्ट किसकी वजह से क्रिएट करता है? जो यहाँ पर ये आयन पाए जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन पाए जाते हैं, तो जब वो सोलर फ्लेयर इनसे आकर टकराती है तो यहाँ पर एक लाइट उत्पन्न होती है, और इसे क्या बोलते हैं? नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर, नॉर्थ एंड साउथ, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव पर क्या बोलते हैं? तो इसे दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव पर बोलते हैं अरोरा बोरियोलिस, और साउथ पोल पर क्या बोलते हैं इसे? अरोरा ऑस्ट्रियोलिस। ठीक है, तो कहाँ पर? नॉर्थ पोल पर अरोरा बोरियोलिस और साउथ पोल पर अरोरा ऑस्ट्रियोलिस। इसे दो नाम दिए गए हैं। मैंने आपको उस वीडियो में बताया था, लेकिन मैंने आपको इस तरह से एक्सप्लेन नहीं किया था क्योंकि आप इन चीज़ों को नहीं जानते थे। ठीक है, अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो ये हो गई आपकी आयन मंडल यानी आयनोस्फीयर। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आई होगी आपको। बहिर्मंडल जो है एक्सोस्फीयर यहाँ से इससे ऊपर का जो बचा हुआ पार्ट है लगभग 3200 किलोमीटर तक, ये देखिए इसकी ऊंचाई जो होती है वो लगभग 640 किलोमीटर तक होती है। किसकी? इस जो मैंने आपको आयनोस्फीयर की हाइट बताई है 80 से 640 किलोमीटर तक। और यहाँ पर हाइट बढ़ने के साथ साथ भी टेम्परेचर बढ़ता है। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी ऐसे ऐसे टेम्परेचर बढ़ेगा, और इस वाली बहिर्मंडल वाली परत में भी जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी ऐसे ऐसे ही टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो बहिर्मंडल की जो खासियत क्या है? बहिर्मंडल में यहाँ पर सैटेलाइट्स स्थापित किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? सैटेलाइट्स स्थापित किए जाते हैं। जो आपको पता होना चाहिए, जो पोल्स पर 900 किलोमीटर की ऊंचाई पर पोल्स पर जो सैटेलाइट आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्थापित किए जाते हैं उन पर उनकी जो हाइट होती है वो 900 किलोमीटर और लगभग इक्वेटर पर 3600 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस दोनों कहाँ आ रही हैं? देखिए 640 से ऊपर ही आ रही हैं, तो ये एक्सोस्फीयर में दोनों स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपके क्या नाम है वायुमंडल की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर। अगर मैं आपकी बात करूँ एक चीज़ और है मैग्नेटोस्फीयर। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, यहाँ पर ये वायुमंडल है एक्सोस्फीयर सहित। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया था यहाँ पर इसका चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है, जो कि ये वायुमंडल है इस चुंबकीय क्षेत्र से बंधा हुआ है। वायुमंडल चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ही है। इस चुंबकीय क्षेत्र को क्या बोलते हैं? मैग्नेटोस्फीयर। यानी कि चुंबकीय मंडल।
तो इससे क्या पता चलता है हमें, एक तो वायुमंडल जो टिका हुआ है पृथ्वी के चारों तरफ, एक तो पृथ्वी के ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से, नंबर 2 एक मैग्नेटोस्फीयर। मैग्नेटोस्फीयर की उत्पत्ति किस तरह से हुई है, यानी कि ये चुंबकीय क्षेत्र जो है, चुंबकीय मंडल जो है, इसका निर्माण कैसे हुआ है आप सभी को पता है। अगर आपने पहली वीडियोस मेरी देखी होंगी तो इसके कोर में निकिल और फेरस जैसे तत्व पाए जाते हैं, वो भी पॉजिटिव आयंस हैं उसके, निकिल और फेरस, इनके पॉजिटिव आयंस पाए जाते हैं। जब ये मूवमेंट करते हैं, यानी लावा की फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, जब ये मूव करेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज उत्पन्न होगा और इसी वजह से इसका मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर इसका ये चुंबकीय क्षेत्र आपको देखने को मिलता है और इसी से ये वायुमंडल बंधा हुआ है। तो इस मैग्नेटोस्फीयर का काम क्या है, इस मैग्नेटोस्फीयर का काम ये है कि जो सूर्य से हानिकारक कॉस्मिक रेज आती हैं, उन कॉस्मिक रेज यानी कॉस्मिक किरणों को ये पृथ्वी पर आने से रोकता है, जिससे क्या होता है, वो पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत बढ़ा सकती है। तो इसका फ़ायदा क्या है, वो कॉस्मिक रेज को पृथ्वी तक आने से रोक सकता है। जैसे ओजोन का काम क्या है, ओजोन परत का वो सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज को यहाँ आने से रोकती हैं पृथ्वी पर, इसी तरह से मैग्नेटोस्फीयर इन कॉस्मिक रेज को पृथ्वी तक आने में रोकता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर समझ में आया होगा। एक छोटा सा रिवीजन कर लें तो देखिए, अगर आपसे पेपर में पूछे कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक जो परत है वो कौन सी है, क्षोभ मंडल, और इससे ऊपर ये बढ़ते हुए क्रम में समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, मैंने आपको बता दिया ये। और अगर आपसे पूछे कंडेंसेशन की क्रिया किस परत में होती है तो वो आपकी क्षोभ मंडल में होती है। अब वायुयान कहाँ उड़ाए जाते हैं तो वो आपके समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर मौसम साफ पाया जाता है, यहाँ पर बादलों का निर्माण नहीं होता है। बादलों का निर्माण जो होगा वो क्षोभ मंडल में होगा। इसी समताप मंडल में आपकी ओजोन परत पाई जाती है, जो कि अल्ट्रावायलेट रेज से हमारी प्रोटेक्शन करती है, अल्ट्रावायलेट रेज को वो यहाँ पर आने से रोकती है। और यहाँ पर पॉजिटिव लेफ्ट रेट पाई जाती है क्षोभ मंडल में। पॉजिटिव लेफ्ट रेट क्या है, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे टेम्परेचर कम होगा, वो मैं बता चुका हूँ। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल सघन है और यहाँ पर वायुमंडल विरल है। ठीक है, ये आपकी जो है मध्यमंडल यानी मीजोस्फीयर, यहाँ पर ये सबसे ठंडी परत है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ नहीं पाई जाती है जिससे कि यहाँ पर टेम्परेचर एब्जॉर्ब किया जा सके। यहाँ से टेम्परेचर देखिए, जो सूर्य से किरणें आती है वो भी सीधी निकल जाती हैं और जो पृथ्वी का पार्थिव विकिरण है वो भी सीधा निकल जाता है। इसी कारण इस वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। फिर आता है आपका आयनोस्फीयर यानी आयन मंडल, यहाँ पर गैसें आयनों की अवस्था में पाई जाती हैं और यहीं पर रेडियो स्टेशन स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। और नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर जो सोलर फ्लेयर यानी सौर ऊर्जा, सौर तूफान टकराता है तो उसके कारण एक चमक पैदा होती है, तो उस चमक को उत्तरी ध्रुव पर क्या बोलते हैं, अरोरा बोरियोलिस, और दक्षिणी ध्रुव पर क्या बोलते हैं, अरोरा ऑस्ट्रियोलिस। ठीक है, अब बात आई बहिर्मंडल की, तो यहाँ पर सैटेलाइट स्थापित किए जाते हैं और कितनी ऊंचाई पर, पोल्स पर 900 किलोमीटर और इक्वेटर पर 3600 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आज की हमारी वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वायुमंडल की परतों के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।